बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई बंद हो रहा है, 150 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ कल बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। लेकिन निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, एक शेड बेटर है निफ्टी से, लगातार बात हुई है इसकी, और अगर 56,000 के ऊपर आप बंद हो गए तो ये रुकेगा नहीं। आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए, ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। बड़ा ट्रेंड जो है मार्केट का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। 3 महीने में हम अभी भी 11% ऊपर हैं। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो डिप दिखाई भी नहीं देगी आपको। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें, और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। आज का मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा लग रहा है, मुझे सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर। मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करें, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि पोजीशन कैरी करें। कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे, बात कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। ऑटो है सेलेक्टिवली, रियल एस्टेट है सेलेक्टिवली, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी आपके पास अच्छे मौके हैं। इनमें आपको सेलेक्टिवली आपको बाय ऑन डिप्स करना है। हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं और रहने वाले हैं कुछ समय तक, तो रेट सेंसिटिव्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो बैंक्स, एनबीएफसीज, खासतौर से एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये आउट परफॉर्मेंस आगे जाते हुए भी और बढ़ेगी। निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट देखिए। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब आप इन सेक्टर्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये अब हम एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से। ओके, चलिए थोड़ा हमने ये थोड़ा सा लंबा आपको दिखाया, पिछले 3-4 दिन में जो बात हुई थी थोड़ा ज़रूरी था वीरू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रिविजिट करना ज़रूरी था कि किस तरीके से हमने लगातार एक व्यू लिया था कि क्योंकि मार्केट ने 20 डे में बचाया, क्योंकि इंडिया विक्स जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इवेंचुअली मार्केट में बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और आरबीआई पॉलिसी शायद उसका एक ट्रिगर बन के आ सकता है मार्केट के लिए, और वो हुआ। और मुझे हैरानी नहीं है, और जिस तरीके से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में रौनक है, जिस तरीके की आज सेक्टर्स में रौनक है, ये क्लियरली एक नई रैली की शुरुआत आपको चीख के बता रहा है कि आज, वैसे तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज अगर कंफर्मेशन मिल गया मुझे उस गोल्डन क्रॉसओवर के बाद कि आज एक नई रैली की शुरुआत हुई है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल यही सारी बातें इस मंच पे हुई थी अनुज, और वो गोल्डन क्रॉसओवर और 24,500 का ना टूटना, एफआईएस को फॉलो थ्रू ना मिलना उनके शॉर्ट्स पे। और अनुज एक और चीज़ जो आपके मेरे जो आई थिंक जो सोच में था उससे कहीं ऊपर का जो आरबीआई ने रेट कट दिया, क्या ये कंप्लीटली ट्रैप करेगा एफआईएस को इन शॉर्ट्स के साथ? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि उस गोल्डन क्रॉसओवर की प्रॉपर्टी अगर चलती रही तो अब यहाँ से व्यू क्या बनना है, इंडिसेस पे व्यू क्या रहेगा वैसे में? बिल्कुल, आपको मैं देखिए रेट कट मिला है। देखिए, मैं इंडिसेस के व्यू पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर थोड़ी फुटेज चला दीजिएगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिनेंशियल जर्नलिज्म में हम सब लोग इतने समय से हैं, हम मार्केट से रिलेटेड इतने समय से रहे हैं, हम लगातार एक चीज़ जो कह रहे थे कि भाई शक्तिकांता दास बहुत अच्छे गवर्नर थे विदाउट अ डाउट, और कहीं आगे जाकर उनकी कमी ना खले।
आज जो गवर्नर साहब ने जो आज सिक्सर मारा है ना, और जो प्रैग्मेटिक व्यू दिखाया, ये आज इन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि ये अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। देखिए क्या किया मल्होत्रा जी ने, सिंपल, एक बहुत सिंपल चीज़ करिए कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपको वो 5 रेट कट करनी है, अगर आपको वो करना है, तो यही समय है ना, सीधा एक साथ कर दीजिए, सबको बोल दिया, और सब एक साथ कर दिया उन्होंने आज। वो LTV वाला काम भी कर दिया, ये वाला काम भी कर दिया, CRR भी कट कर दिया, क्योंकि अभी मौका करने का। ये वीरेंद्र सहवाग जैसे होता था ना, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, बोले कि यार ये छक्का मार के क्यों सेंचुरी पे जाते हो, एक रन क्यों लो? बोले एक रन 6 बार करना पड़ेगा, छक्का सीधा एक बार में मार के खत्म करो। आज सीधा छक्का मारा गवर्नर साहब ने, सीधा कहा कि यार ये लो, मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैंने सब कर दिया, बेसिकली एक बार में मैंने सब कर दिया। अब उसके बाद अब मुझसे मत रिस्पेक्ट करना, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने आपको करके दे दिया, और मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए वही हुआ जिसका इंतज़ार था। हमारी लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है। इंडिया विक्स लगातार चिक के आपको कई दिनों से कह रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। गोल्डन क्रॉस ने उसको कंफर्म किया था, FIS के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और RBI गवर्नर ने फाइनली ये डबल बोनांजा दिया। आज डबल बोनांजा दिया RBI गवर्नर ने। और एक और चीज़ की गवर्नर साहब ने वैसे इस डबल बोनांजा के साथ साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली उसको लीड किया ब्रेकआउट को, अब उन्होंने एक बोनांजा के साथ साथ एक और चीज़ कही कि अब गेंद जो है वो आपके पाले में है बेसिकली, और अब सरकार को जो करना वो करे। अब मॉनेटरी स्टेप्स हो गए, अब फिस्कल स्टेप्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिस्कल स्टेप्स ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा वो जो टैक्स कट आया था, उसके बाद लगातार कवायद चल रही है कि GST का 12% वाला जो है उसमें से काफ़ी आइटम्स को कम करके 5% पर लेकर आया जाएगा। तो अब अगला बड़ा कदम, अब अगला बड़ा ट्रिगर मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। अब आगे कवायद शुरू हो जाएगी GST कट की, क्योंकि डायरेक्ट रेट टैक्स कट हो चुका है, RBI की तरफ से रेट कट्स आ चुके हैं सारे, अब और जगह नहीं है RBI के पास रेट कट करने की। CRR भी कट कर दिया उन्होंने। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बारी है, अब फ्यूल प्राइसेस की बारी है, अब इन सब चीज़ों की बारी है। मेरे ख्याल से अब अगले स्टेप्स जो है ना वो ये होंगे। जो भी है रेगुलेटर्स अब ओवर टाइम काम कर रहे हैं, और बाज़ार में अभी तो वीरू, अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो FI की कवरिंग बाकी है। आज भी काफ़ी कवरिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है आज इटसेल्फ काफ़ी कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है वीरू। जी हाँ, अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है। अनुज, जब बातें हैं 25,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, आई मीन अभी तक हम इस पे खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। आज हमें ऑटो का, आज हमें रियल स्टेट का, आज हमें NBFCs का फुल सपोर्ट मिल रहा है, और बाकी हमारी बास्केट लाइक कैपिटल मार्केट, लाइक डिफेंस पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ये अगर 25,000 का थ्रेशोल्ड कट गया तो कहाँ का व्यू बन रहा है निफ्टी पर, मतलब अल्टीमेटली अप्रोच फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई? अनुज बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब 25,050 से 25,150 के बीच में आखिरी आपकी रेजिस्टेंस बची है निफ्टी की। मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी क्रश होगी। अच्छा, अब वो FI शॉर्ट डर रहा होगा, क्योंकि अब आपने जिस लेवल से शॉर्ट किया है, अब आप वहाँ पर, ये 21 मई से शॉर्ट जोड़ने शुरू हुए थे, आपको याद होगा 21 मई के हाईएस्ट पॉइंट के करीब करीब हैं अब। तो इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट होगा ना, अब उसको डर लगना शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि आज पहले ही काफ़ी शॉर्ट कवर हुए होंगे। अब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ग्राफिक प्ले करिए। ऑलरेडी आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और उसके बाद आप देखिए अभी तो असली वाली कवरिंग बाकी है। तो 25,050, 25,150 ये एक रेजिस्टेंस है। बस ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा, उसके बाद निफ्टी की स्ट्रैटेजी प्ले करिए प्लीज़, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी FIS के काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और अभी इसके अलावा बाकी शॉर्ट्स कवर होंगे। अब कल से हमने निफ्टी पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, आपको याद होगा, कल परसों से लिया था। वैसे तो परसों वो थोड़ा सा एक जो लॉन्ग व्यू था वो थोड़ा हिम्मत वाला था। कल एक साफ व्यू लिया गया था कि लॉन्ग कैरी करिए। अब अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल हो गया है, जो 24,800, अब 24,800 आपका अगला स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के ऊपर। बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, आज मुझे बैंक निफ्टी देखकर मेरे एक पुराने मित्र की याद आ गई। वो बहुत महान ट्रेडर थे, हमारे चैनल पे भी आते थे। मैं अश्विनी जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब बैंक निफ्टी चलता है ना, वो ऐसे ही चलता है, 800, 1000, 1200 पॉइंट। इसमें क्योंकि एक दो स्टॉक चले, बस बैंक निफ्टी चल गया। और बैंक निफ्टी इसीलिए, अगर आप पोजिशनली बैंक निफ्टी के मुंह पकड़ ले, हमने पिछले 5-6 दिन से क्या बात की कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, थोड़ी हिम्मत रखिए,
55,500 तक की हर डिप बाय करिए। आजकल वो भी 55,534 था वैसे। 55,500 तक की हर डिप बाय करिए, 55,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और सिस्टम में बने रहिए बैंक निफ्टी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन मुनाफा मिल जाए, 3-4 दिन लगे, लेकिन इवेंचुअली ब्रेकआउट आया आज और बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। और अब 58,000 से पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ, 57,000 तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। 58,000 से पहले अब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए भी मत, सोचने पे भी पाप लगेगा। और शॉर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, ये मार्केट शॉर्ट करने वाला है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक भी कहाँ पर अच्छे मूव्स बने आज? जय अनुज, मैं क्या करूं, एनबीएफसी से बाहर ही निकल पा रहा हूं। सारा का सारा खेल वहीं पर है, ऑप्शन स्टैट्स। कुछ स्टॉक्स आपने भी जिनका जिक्र किया था, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे लग रहे हैं। मैं पहले लेके आऊँगा पूना वाला फिनकॉर्प। मैं रिवॉर्ड तलाश रहा था अनुज, 420, और ये स्टॉक अभी मतलब आज के सेशन में अपने 24 अप्रैल के स्विंग हाई को काटा। ये स्टॉक अब आ रहा है अपने 23 जुलाई 2024, यानी लगभग साल भर के हाई को इसने काट दिया। मैं लगभग 7-8 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा था पॉलिसी के बाद से ही। जो मोमेंटम, जो शार्पनेस चोला में थी, पूना वाला में थी, बहुत शार्पनेस थी। एट 421 ये इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे है विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटीज़, सुपर स्ट्रॉन्ग अनुज। और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग। हालांकि पीएनबी हाउसिंग ने उतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया नहीं, बट स्टिल पीएनबी हाउसिंग आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये 1100 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ एक बुलिश फ्लैग, और इसका ऑल टाइम हाई है करीब 1202 का। जरा प्लीज़ इसका आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट लेके आइएगा। आप बिल्डअप देखिए इस स्टॉक में। एक तो ये पूना वाला हो गया था, दूसरा पीएनबी हाउसिंग, ये बहुत इंप्रेस कर रहा है। और तीसरा मैं आपकी स्क्रीन पे रखूँगा, देखिए आउटस्टैंडिंग हुआ 72 लाख पहुँच गया, 7.5 लाख शुरू का बिल्डअप। और एक आखिरी स्टॉक में रियल स्टेट स्पेस से रखूँगा अनुज, आपकी स्क्रीन पे आएगा ओबरा रियल्टी। और इसने अपना 20 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट 200 EMA इसी प्राइस पे टूटा था 1870 पर, उसको रीगेन कर लिया। तो मेजर सप्लाई को ये एब्जॉर्व करता हुआ, तो ये 3 स्टॉक्स, 2 एनबीएफसीज, पूना वाला और साथ ही साथ आपका पीएनबी हाउसिंग और ओबरा रियल्टी, ये 3 स्पेस को नज़र में रखेंगे। अच्छा अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये पॉलिसी सिर्फ रेट कट नहीं था, गवर्नर साहब ने इसमें सब कुछ झोंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ झोंक दिया। अच्छा, एक दो ऐसी बास्केट्स जो कि प्रिफर्ड रहेंगी, जैसे आप देखिए आपने गोल्ड फाइनेंसिंग के नॉर्म्स को थोड़ा सा और आसान कर दिया। एक दो इंडिविजुअल पॉकेट्स जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे सुपर एग्रेसिव मूव मिल सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल से मुथूट तो वो जब फिनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट की थी उसके बाद से चलना शुरू हो गया था। आई थिंक IIFL स्टॉक मार्केट में भी है, गोल्ड फाइनेंस में भी है। ये तो एक नो ब्रेनर पॉकेट रही है। और मुथूट तो कितनी बार वीरू आपको याद होगा हमारे बिग स्टॉक्स में भी आया था। आई थिंक यहाँ से अगर आपको 1-2 पॉकेट्स पे बेट करना है, मेरे ख्याल से जो सबसे स्वीट स्पॉट में है, मैंने आज पॉलिसी के बाद उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, वो है श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस, खास तौर से चोला फाइनेंस, क्योंकि जो एकदम स्ट्रॉन्ग NBFCs हैं और ऑटो फाइनेंसिंग में हैं, उनमें मुझे लग रहा है मैसिव मूव आएगा। 1530 या 1535 था उस समय जब मैं और विपिन जी थे। चोला का रेट 1509, 1623 तक गया, वो 100 रुपये का मूव आया था ऑलमोस्ट। उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुआ। सेम विद श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी एसेट क्वालिटी का थोड़ा इशू रहता है, उसकी अर्निंग से भी आती नहीं है, इसके लिए वो थोड़ा सा रिलेटिवली एक उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितने बाकी दोनों हैं। इसके अलावा मुझे लगता है जो सेकंड रैंक बैंक्स हैं, जहां पर पिछले 3-4 क्वार्टर में दिक्कत रही है एसेट क्वालिटी की या फिर कुछ और दिक्कतें रही हैं, जहां लेकिन वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग है। फॉर एग्जांपल RBL बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, इवन फॉर हाई रिस्क टेकर्स, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर RBL, बंधन, AU बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आई थिंक ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आई थिंक उसके अलावा 1-2 पॉकेट्स और जिन पर आपका नज़रिया रहेगा, आई थिंक रियल एस्टेट। आई थिंक DLF मुझे लग रहा है अभी भी महंगा नहीं है इस लेवल पर भी, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि DLF बहुत जल्दी अब 4 डिजिट स्टॉक बन जाए। काफ़ी समय से DLF को एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, वो ट्रिगर अब यहाँ से मिला इसको। ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज, ये सब जो भी आप समझ लें, ये सब है। और अब मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, अब तक हमारा व्यू क्या था कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। 2 दिन से हम बैंक निफ्टी के मूव को चेस करने की बात कर रहे हैं, और देखिए अब बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया आपको। और जब इंडेक्स इस तरीके से चलना शुरू होता है ना, फिर आपको मोमेंटम मिलता है। अब ये बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला है यहाँ पर, अब नहीं रुकेगा ये। अब ये सीधा आपको
58,000 की चाल तक चलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये बात होगी कुछ सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक। अनुज, एक बार के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स, फिर उसके बाद मैं क्रम बताता हूँ कार्यक्रम का। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं। वैसे तो आजकल पूरा मार्केट ही ट्रेंडिंग है, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे पहले निफ्टी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 5%, श्रीराम फाइनेंस 5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% और इंडसइंड बैंक करीब करीब 2.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7%, मुथूट 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट 7% और प्रेस्टीज एस्टेट्स ये भी करीब 6% के करीब ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर ज़्यादा नहीं, ये इंडेक्स में सिर्फ 3 ही स्टॉक हैं, नाम मात्र के गिने। और टाटा स्टील तो एक्स डिविडेंड है, इसको तो एक्चुअली लेना भी नहीं चाहिए था हमें। उसके अलावा 2-3 स्टॉक्स और अगर F&O से हैं तो देख लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है डिफेंस स्टॉक्स में। तो ये एक कुल मिलाकर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। वीरू, कार्यक्रम का क्रम। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्रम है आज, और इस पूरे बड़े घटनाक्रम को आरबीआई द्वारा इस बड़े अहम स्टेप को थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद होंगे फंडामेंटल एनालिस्ट राजेश अग्रवाल जी, बाजार भी और बाजार के बाद शुक्रवार कैसे बनाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, सब कुछ राजेश से बात होगी। प्रकाश गाभासर, मानस, राजेश सतपुते, रचना वैद्य, कविता जैन और साथ ही साथ सोनी पटनायक हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। उसके बाद आरबीआई के इस बूस्टर डोज 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक जो आरबीआई ने करी है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट्स पे और रियल स्टेट स्पेस पे, सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे विपिन जी, उनसे इस सेगमेंट में खास डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। कंज्यूमर स्पेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, कंचन से बात करेंगे। और उसके बाद आरबीआई ने और गवर्नर साहब ने आज इस पूरी आई थिंक अपनी पॉलिसी में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं, उसको एक बार फिर से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, याद रखिएगा, काफ़ी लंबे समय तक होगा। उसके बाद मिताली से इम्पैक्ट पूछेंगे, थोड़ा सा एफपीआई एक्शन का, और 4 का चौका ट्रेड्स आएंगे। सोनी पटनायक, सस्ता ऑप्शन, F&O सुपरस्टार मानस जी, 4 का चमत्कार रचना वैद्य और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी के सुझाव से आएगा। और एक खास सेगमेंट बिग मार्केट वॉइस, आज नीलेश शाह कोटक सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और इस बड़ी बातचीत के बाद हमारे साथ डेली रूम चेक में यतिन होंगे, अनुज से स्ट्रैटेजी लेंगे। उसके बाद BTST ट्रेड्स और फिर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। अनुज, बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और आज थोड़ा सा हमारी वॉइस में भी आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट इतने समय के बाद ब्रेकआउट हुआ है और इतने दिन से मार्केट तंग कर रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा इस समय का? गुड आफ्टरनून टू यू, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। स्टॉक का नाम है हेवल्स इंडिया। इतनी जो गिरावट आई है, अब लगता है अब गिरावट खत्म हो गई, नीचे यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1522 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 1510 का, ज्यादा नहीं। इसको ले आ सकते हैं, मेरे ख्याल से ये BTST के तौर पर भी काम आ सकता है। टारगेट रहेगा 1550 1560 हेवल्स इंडिया। ओके, हैवेल्स आपका ट्रेड है और 1525 पे से रिवर्सल ट्रेड, याद रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, केईआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, हाई टॉप हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो केईआई में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 3850 के टारगेट सेट कर लेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 94 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, 3800 का कॉल ऑप्शन। 74 रुपीज पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 140 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लिया आपने? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से अशोक लीलैंड रहेगा, जिसके जून फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। सुबह की राइज के बाद 2-3 घंटे से बिल्कुल टाइट रेंज में है ये 242.7 पे। अगर हम इसमें 240 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे फ्यूचर्स पे, देन द टारगेट कुड बी 246 एंड 250। ओके, सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है एनसीसी में। एनसीसी 14 दिन के कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने की तैयारी में है और यहाँ पे बहुत अग्रेसिव 5% लॉन्ग्स बन रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग्स है यहाँ पे। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है स्टॉक में। सो एनसीसी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 235 स्टॉप लॉस के साथ, 246 249 टारगेट्स के लिए।
ओके, चलिए आप चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है पॉलीकैप पे। पॉलीकैप का अगर आप चार्ट देखें तो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दिखता है, रेजिस्टेंस तकरीबन 6040 का। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 6020 का। पॉलीकैप बाय करे, इसका जो टारगेट है वो है करीबन 6160 से लेके 6200। ओके, ये हो गया जनाब आपका ऑलमोस्ट पॉलीकैप डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव यहाँ पे। और जरा प्लीज़ पॉलीकैप में देख ही रहता, ओआई दिखाइए जरा प्लीज़ इसका। यहाँ पर सुबह भी बातचीत हुई थी हमारी, और जब एक ऐसा दौर जब पूरा रियल एस्टेट बस कर रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बस करना लाजमी है। 4% ओआई बिल्डअप हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलते हैं अब राजेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद बातचीत आपसे हो रही है आज। बताइए, इस आरबीआई के महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और मैं एक मुश्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पॉलिसी को सुनते सुनते लगा था कि गवर्नर साहब अभी क्या क्या देने वाले हैं। अब आपके पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, 1% रेट कट चुका है अब तक का आपका। अब इस बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तरीका और आपका आज का कन्विक्शन आइडिया। गुड आफ्टरनून वीरू जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण, सबको नमस्कार। आपने सही कहा, आज डबल बोनांजा कहा जा सकता है जो आरबीआई गवर्नर साहब ने दिया। न केवल 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, जबकि स्ट्रीट 25 बेसिस पॉइंट या बहुत जो 35 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां 50 बेसिस पॉइंट आई। 1% का सीआरआर कट आया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत गया बाजार को कि आरबीआई कुछ भी करने को तैयार है ग्रोथ के लिए। और ये जो सीआरआर वगैरह की कट आई है, इससे करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। पहले ही 9.5 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। बस ये साथ में ये भी आया कि अकोमोडेटिव स्टैंड से न्यूट्रल स्टैंड में चले गए। तो ये थोड़ा सा ये रहा कि अंडर करंट ये हो गया कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज लें, लेकिन बाजार के लिए जो भी दो स्टेप्स आए वो बहुत अच्छे आए। एलटीवी में भी स्टेप्स उठाए गए गोल्ड लोन में, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बाजार के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई पीएसयू बैंकिंग साइड में, जो जाहिर सी बात है कि क्योंकि पहले से बहुत अच्छा बिल्डअप हो चुका था, इस कारण से आई थी। लेकिन कमेंट्री से ऐसा लगा कि इन्फ्लेशन फ्रंट को लेकर के उनके कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन टारगेट उन्होंने दिए थे और इस वजह से कंफर्ट वहां से आ रहा है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी कहा जा सकती है, उम्मीद से बेहतर पॉलिसी कहा जा सकती है, तो जो कि बाजार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और आने वाले दिनों में ये मार्केट की सहायता करेगी। क्योंकि अगर आप देखो तो निफ्टी में बैंकिंग और फाइनेंशियल के एक बहुत बड़ा योगदान है। अब बैंक निफ्टी अगर चलता है तो निफ्टी जाहिर सी बात है चलेगा। ये साइकिल के दो पहियों की तरह है, जो अकेले नहीं चल सकते थे, अब ये दोनों चल रहे हैं। जहां तक कन्विक्शन आइडिया की बात की जाए, मैं समझता हूँ इस वक्त जिंदल स्टेनलेस के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले 12 महीने में बावजूद इसके कि कंपनी ने बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो दूसरे कार्बन स्टील प्लेयर्स हैं उससे अंडर परफॉर्म किया मार्केट में। चौथी तिमाही के नतीजे शानदार थे। 18% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी, रेवेन्यू में 8% के आसपास की जंप थी, एबिटा मार्जिन में सुधार हुआ था, 10.4 के सामने 11 आया था। और जो वॉल्यूम को लेकर के बाजार को चिंता थी ना, वहां भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन वॉल्यूम्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे आए 6,42,000 टन पे, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। अब इन सब चीज के बीच में भी अगर आप देखें तो केपेक्स बहुत जोरों से चल रहा है, और बावजूद उसके जो डेट है वो सिर्फ 3899 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी 0.2 का ही है। तो बहुत कंफर्टेबल बैलेंस शीट है। और इंडोनेशिया की फैसिलिटी बहुत जल्द कमिश्निंग हो गई। एक्विजिशन जो क्रोमाई का किया वो भी पॉजिटिव है। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये 800 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस लेकर आइए, और अब नहीं रुकेगा ये। वो पुष्पा का डायलॉग था ना, ये बिल्कुल अब ना रुकेगा ना झुकेगा। 25,016 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, एक बार बैंक निफ्टी पे लेकर आइए। करीब करीब 1000 पॉइंट होने वाले हैं। 1000 हो जाएगा बहुत जल्दी, जब तक हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। 1000 पॉइंट की रैली डन एंड डस्टेड होनी चाहिए। 926 पॉइंट। वीरू, एक गाना याद आ रहा था आज, जो आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी थी ना, वो सोनू निगम का एक बहुत शानदार गाना था, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बेसिकली जो करना है आज ही कर लो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। अब कल अगली पॉलिसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है गवर्नर साहब ने, सब कुछ एक ही पॉलिसी में निपटा दिया सीधा, और बोल भी दिया कि मेरा काम हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के पास स्कोप नहीं है,
अब जो करना है अब आगे सरकार करे। तो खैर इसी की बात करते हैं। आरबीआई ने जो बाज़ार और इकोनॉमी को डबल बूस्टर दिया है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा ना सिर्फ रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, इसके साथ ही सीआरआर में 4 स्टेप्स में 1% की कटौती की है। इन पूरे फैसलों को समझने के लिए इनका बाज़ार, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे साथ यतिन, विपिन और कंचन जुड़े हैं। इन सब से समझेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स जो इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए, बाज़ार में जी ऑब्वियसली काफ़ी तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, लेकिन जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई होंगी जी क्या बड़ा मूव होने की तैयारी हो रही है? ये जो आरबीआई की पॉलिसी, इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो सीआरआर कट है और जो रेपो रेट कट है, इन दोनों से ही ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, बैंकों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट जो आरबीआई गवर्नर साहब ने अनुमान दिया है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में आती हुई आपको नज़र पड़ेगी। और ये इनकम टैक्स कट के बाद आ रहा है और ऑब्वियसली जीएसटी कट्स की भी और रिकैलिब्रेशन की भी सरकार बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रंट लोडिंग आरबीआई गवर्नर साहब ने की है, ऐसा बाजार को लगता है। और जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.5% पे मेंटेन रखा है। हालांकि जो इन्फ्लेशन टारगेट है पहले जो 4% था, अब आरबीआई को लगता है FY26 में 3.7% आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि महंगाई दर जो है रैपिडली नीचे आ रहा है। अगर हम निफ्टी के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट करें तो सब लोग को लगता है कि 12 से 14% की FY26 की निफ्टी में ग्रोथ होनी चाहिए अर्निंग्स में, और इसके एवज में लगभग 20 के पीई पे आपको आज भी निफ्टी मिल रही है, जो सभी लोगों को लगता है कि काफ़ी आकर्षक लेवल्स पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। बैंक्स की बात करें तो सीआरआर कट ऑब्वियसली लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा। जो ट्रांसमिशन है रेट्स का वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने प्रेडिक्टेबिलिटी लाई है टेबल पे। उन्होंने एक फेज वाइज सीआरआर कट की बात की है, तो जो बैंक्स हैं इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा चीज़ें प्रिपेयर करने को, खास करके बैलेंस शीट साइड पे। अगर हम होम लोन की बात करें तो ईएमआईज लगभग 1500 रुपये प्रति महीना घट जाएंगी। यानी आपकी जो पूरी एवरेज 50 लाख रुपए की लोन है फॉर एग्जांपल, तो पूरी लाइफ में लगभग 4 लाख रुपए की सेविंग्स आपको होती हुई नजर पड़ सकती है। आईआईएफएल के हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदा आपको सरकारी बैंक्स में होता हुआ नजर पड़ सकता है। और अगर हम देखें तो जो ईपीएस अनुमान है पहले के मुकाबले लगभग 1.5 से 2% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, और जो पीएसयूज हैं इनमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 2.25% जो है ईपीएस का रिवीजन होगा पॉजिटिव साइड पे। और आखिर में गोल्ड लोन पे भी आरबीआई गवर्नर साहब की काफ़ी अच्छी कमेंट्री रही है। उन्होंने जो लोन टू वैल्यू है वो बढ़ा दिया है 2 लाख से कम के लोन में, और अगर आप इंटरेस्ट कंपोनेंट उसमें जोड़ते हो तो 2.5 लाख रुपए तक के लोन्स और इंटरेस्ट के लिए यहां आपको राहत मिलती हुई नजर पड़ेगी। जो एलटीवी ही थी पहले 75% की, वो अब 85% होगी, यानी ज़्यादा लोन डिस्बर्स होगा यहां। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कुछ ही हफ्तों में नई गोल्ड लोन की पॉलिसी भी आएगी जो बैंक्स और एनबीएफसीज को लागू होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, सभी को फायदा करती हुई ये आरबीआई पॉलिसी दिखाई पड़ रही है। एनबीएफसीज, बैंक, सबको ये फ़ायदा इम्पैक्ट करती नज़र आ रही है, और वो स्क्रीन पर, प्राइस पैटर्न पर, ऑप्शन एक्टिविटीज़ पर, सब पे विजिबल है। बाजार उसको फैक्टरिंग करके चल रहा है। लेकिन बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट स्पेस पिछले 3 दिन से ताबड़तोड़ तेज़ी थी। हालांकि आज तो निर्णायक तेज़ी है भी। रियल एस्टेट स्पेस को बहुत करीबी से, चाहे वो दिल्ली का एनसीआर का हो, चाहे वो मुंबई का हो या फिर साउथ का, विपिन जी बहुत बारीकी से देखते हैं। विपिन जी, अब जैसे कि यतिन ने बताया कि ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 50 लाख तक के लोन पे आपको कितना ब्याज छूट जाएगा आपका, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप पूरे रियल एस्टेट स्पेस पे? हाँ जी, तो आई थिंक जो वीरू आप पूछ रहे हैं मुझसे, वो तो अगर हम देखें कि कितना अभी तक लोन कट गया, मतलब कितना रेट कट गया, तो पिछली 2 पॉलिसीज़ और अभी का मिला लें तो कुल मिला के 1% की कटौती हो गई है। पास ऑन होने की जहाँ तक बात है तो देखिए, होम लोन जैसी चीज़ तो आजकल मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वो सब सीधे आरआर कनेक्टेड होते हैं, मतलब जितना वहाँ घटेगा वो सीधा कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। कुछ और लोन्स हैं जिस पर एमसीएलआर और इस तरह के जो सिस्टम है वो काम करते हैं, तो बैंक्स के ऊपर होता है कि अपना जोड़ घटाव लगाएं उसमें और फिर उसके बाद राहत दें। लेकिन फिर भी 0.5% से लेकर 0.25 या 1% तक की राहत तो यहाँ लोगों को आती हुई दिखाई देगी। सीआरआर कट हुआ है तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, 2.5 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ होंगे, फ्रेश पैसा आएगा। तो दोनों तरफ, घर खरीदारों के लिए भी और जो घर बनाते हैं उन दोनों के लिए लिक्विडिटी की समस्या काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसका एक पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट सिस्टम पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। अब अलग अलग जो रिएक्शंस हैं, क्या कहना है, जिसमें डेवलपर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। एनारॉक अनुज पुरी साहब का कहना है कि जब होम लोन सस्ते हुए
सस्ते होते हुए नज़र आएंगे, EMIs घटेंगी, तो ख़ास तौर पर मिड और अफोर्डेबल जो सेगमेंट है वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। नाइट फ्रैंक इंडिया की भी राय कुछ इसी तरह की है कि अब तक जो है वो देखा है हमने, प्रीमियम सेगमेंट में घर ज़्यादा बिक रहे थे, डिमांड वहाँ हाई थी, सप्लाई भी उधर थी, लेकिन थोड़ा सा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है पीछे चला गया था। बट विद दिस पॉलिसी एंड रेट कट वहाँ पर एक नया पुश आता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पर ज़्यादा अब डिमांड भी आएगी, और अगर डिमांड आती है तो सप्लाई डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बॉडीज़ क्या कह रही हैं? क्रेडाई का रिएक्शन है कि होम लोन सस्ता होगा, वही अगेन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट को पुश मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो CRR बढ़ गया, रेट कट हो गया, तो बहुत सारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है इधर रियल एस्टेट के साथ या ओवरऑल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर जब थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी तो उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रियल एस्टेट को मिलेगा। नरेट को चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी भी यही कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल ग्रोथ को एक बड़ा पुश मिलेगा, उसका जो फायदा है रियल एस्टेट को होता हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट फायदा तो है ही कि EMI कम होगी, रेट कम होगा, तो घर खरीदार ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे, खासतौर पे अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में। ओके, बिल्कुल। और अब शुक्रिया विपिन जी। अब चलते हैं कंचन के पास और जानते हैं कि कंज्यूमर्स पर इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा। कंचन जी, जो आज हमने 50 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट कट देखा है, उससे तो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। डेफिनेटली जो इस टाइम पे लोन्स है वो इस टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे कि सस्ते हैं, और साथ ही साथ जिनके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोन सस्ते होंगे तो लोगों की जो खरीदारी है वो हमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जो है वो दिखाई देगी। चाहे हम वो ऑटो की बात कर ले, विपिन जी ने बताया कि होम सेल्स की बात कर ले, या फिर हम पर्सनल लोन्स की बात कर ले, जहाँ पे लोग एक टाइम पे पैसा रोक के बैठते थे कि नहीं कोई सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि जो ब्याज दर है काफी ज्यादा अपर साइड में, वो अब कम हो गई है। साथ में हमने रिसेंटली देखा था कि ITR में भी एक कटौती आई थी, जिसका भी एक पूरा का पूरा जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है, और जो ये रेपो रेट में कटौती आई है उससे कंज्यूमर सेंटीमेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बूस्ट होते हुए दिखाई देंगे, और EMI का जो रेट है वो भी यहाँ पे घटता हुआ आएगा। अब देखते हैं कि आपकी जेब में आखिरकार असर जो है वो कितना पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं होम लोन के साथ। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और अगले 20 साल के लिए लिया है। अगर इसे हम मान के चले करंट इंटरेस्ट रेट यानी कि 8% के हिसाब से, तो आपकी जो सालाना मंथली EMI बनती है दैट इज अराउंड 41,822 रुपीज। लेकिन अब हमने इसमें एक कटौती देख ली है, तो अब आपको जो EMI भरनी पड़ेगी वो है 40,280 रुपए की। यानी कि अगर हम बात करें मंथली इसमें सेविंग की, तो 1,542 रुपीज आप मंथली सेव कर रहे हैं, और अगर इसे हम सालाना अगर देखें तो करीब करीब 18,000 रुपए की आपको यहाँ पे सालाना बचत हो रही है। यही नहीं बल्कि ऑटो लोन्स में भी अच्छी खासी हमें बचत होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप बात कर लीजिए इस टाइम पे अगर हम देखें 10 लाख का लोन ले रहे हैं ऑटो में, आप 9.1 का हम एवरेज इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं, जो इस टाइम पे है। EMI आपकी आएगी मंथली 20,806, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 8.6 से यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की जो हमने कटौती देखी है, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो है 20,564 की। यानी कि हर महीने यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी एक बचत होती हुई दिखाई देगी, और ईयरली अगर हम सेविंग्स देखें तो वो है करीबन 3,000 रुपीज़ की। और इसी तरीके से पर्सनल लोन में भी आपको एक अच्छा खासा कट आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप सालाना करीब करीब 5,000 रुपए तक की बचत करेंगे। तो कंज्यूमर के लिए डेफिनेटली बल्ले बल्ले है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का ये पूरी की पूरी पॉलिसी को डिटेल में समझाने के लिए। अब हमारे सारे गेस्ट जुड़े हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। महिंद्रा लाइफस्पेस के अमित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो एक सोचा था आपने कभी, इवन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम, की इतनी शानदार पॉलिसी आएगी, एक साथ 50 बेसिस पॉइंट का रेपो कट और 1% का CRR कट? नहीं, हमने तो सोच रहे थे कि ये इसका आधा होगा, 25 बेसिस पॉइंट का होगा, लेकिन ये 50 बेसिस पॉइंट करके काफ़ी गुड न्यूज़, ये हैप्पी फ्राइडे टाइप का डे बना दिया फ्राइडे को। सो यह काफ़ी अच्छा रहा, और हमारे सेक्टर के लिए तो आपने सुना ही अभी, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है ये, क्योंकि आपने कंज्यूमर के बारे में काफ़ी बात की है, तो कंज्यूमर को तो सबको फ़ायदा ही होगा। एंड कई लोग EMI कम नहीं करेंगे, लेकिन वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। मतलब जितने दिन वो अगर 10 साल पे करने वाले थे, तो वो 9.5 साल पे करेंगे, तो वो रिडक्शन इन EMI ड्यूरेशन हो जाता है, तो काफ़ी उसका सेंटिमेंट पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। उससे स्पेंडिंग बूस्ट होती है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, GDP में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो वो काफ़ी अच्छा पार्ट हुआ है। लेकिन जो दूसरी चीज़ जो हम लोग रियल एस्टेट में हैं, हमारे लिए अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें डेट लेना पड़ता है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो मैनेज करना होता है,
जैसे महिंद्रा काफ़ी कंजर्वेटिव है तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी लो है, तो मतलब 0.39 है, तो काफ़ी कम है। लेकिन जिस सेक्टर में ग्रो करने के लिए या तो आपको इक्विटी डालनी है या डेट डालना है, काफ़ी डेवलपर्स डेट डालते हैं। और अगर वो डेट से, अगर पहले तो CRR की जो इम्प्रूवमेंट है वो 1% काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब वो बैंक्स के पास ज़्यादा कैपेसिटी हो गया, दे विल कम्पीट, वो हमारे को लोन देने के लिए काफ़ी कम्पीट करेंगे, तो लोन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। बट दैट, वो पैसा जो है वो काफ़ी यूजफुल है, वो हमें अपना इंटरेस्ट बर्डन कम करेगा, वो अलाउ करेगा कि हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास 2 बिजनेस है, रेजिडेंशियल जिसमें कंज्यूमर का सेंटीमेंट बहुत मैटर करता है, हमारी अपनी बैलेंस शीट जो है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, बट जो हमारे क्लाइंट्स है, हमारे पास एक इंडस्ट्रियल बिजनेस है। अब तो देख रही हैं चाइना +1 का काफ़ी भाव है, अभी काफ़ी तेज़ी चल रही है, या जो PLI स्कीम्स के थ्रू काफ़ी MNCs इंडिया में अपना सेटअप कर रही हैं, या इंडियन क्लाइंट्स भी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, जयपुर में, चेन्नई में, पुणे में, अहमदाबाद में। तो उसमें क्या हुआ कि उनके पास भी बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो रहा है, तो वो भी एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा सोचेंगे, वो भी कैपेक्स डालेंगे, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो ये कैपेक्स साइकिल जो हम लोग बात करते हैं कि कब मेजर वे में ट्रिगर होगा, ये दिस कुड बी वन ऑफ द टाइम की जब कैपेक्स साइकिल हमारी इंडस्ट्री में, हमारी अक्रॉस इंडस्ट्री में वो तेज़ी से आएगा। तो तीनों जगह पे, कंज्यूमर साइड पे, कॉर्पोरेट साइड पे और इंडस्ट्रियल साइड पे काफ़ी अच्छा दिन है आज की तारीख। ओके, 3 पर्सपेक्टिव से बात की अमित जी आपने यहाँ पे। रेजिडेंशियल जो आपका सेगमेंट है, एक आपके जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, और तीसरा खुद के पर्सपेक्टिव से आपका खुद का इंटरेस्ट बर्डन जो है वो काफ़ी कम होगा। मैं थोड़ा सा रेजिडेंशियल सेगमेंट में आऊँगा जहाँ आपके रिटेल क्लाइंट्स होते हैं। ये अब क्योंकि 1% का कट बहुत छोटी समय अवधि में हुआ गया है, जब पहले 50 बेसिस पॉइंट के कट में कौन से सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था, लो कॉस्ट में या फिर थोड़े प्रीमियम में, और अब 1% के साथ आप कैसे रिस्पॉन्स की और कितनी डिमांड पिकअप की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट को परचेज से डायरेक्टली लिंक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो हमने जब भी पिछली बार जब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए थे, और उसी टाइम पे हमारा बॉम्बे में एक बड़ा लॉन्च हुआ था, तो वो परफेक्ट टाइमिंग थी हमारे लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स में आया कि बॉस हमारे पास थोड़ी सी एक्सेस लिक्विडिटी है। तो हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो थी जो टाइम टू क्लोज था हमारा, वो फटाफट हो रहा था। हमारी सेल्स प्रोजेक्ट है गांडी में, बहुत अच्छा उस पर परफॉर्मेंस रहा। वॉक इन टू कन्वर्शन वो हम लोग ट्रैक करते हैं, कितनी जल्दी कस्टमर आए और कितनी जल्दी उन्होंने उसमें अपना कन्वर्शन किया, और कितनी तेजी से अगर लोन लेना है तो वो ले लिया। वो चीज़, हमारा जो कन्वर्शन था बहुत फास्ट हो गया, वो करीब करीब 10-11% होता है, वो 12 से 13% होने लगा। तो दैट वाज जो बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो कस्टमर पहले अपग्रेड की तरफ, जो कस्टमर 2 बेडरूम का सोच रहा था, वो अपने आप को एक्सटेंड करके 3 बेडरूम का सोचने लगा। जो 3 सोच रहा था वो 4 बेडरूम सोचने लगा। ये जो सेंटिमेंट है वो बहुत जरूरी है हमारे रियल एस्टेट में, क्योंकि आप तो जानते हैं जैसे हमारे बॉम्बे में काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है, यहाँ पे अपार्टमेंट काफ़ी छोटे साइज के होते हैं। अगर आपके पास सेंटिमेंट चेंज हो जाए, आपके पास कैश हैंड में इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली आ जाए, जिनको सबको ये इंटरेस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, तो अपग्रेड के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एंड वो चीज़ काफ़ी अच्छी है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट लेते हैं तो आपके सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव होते हैं, फिर और आप स्पेंडिंग करते हैं, आप वाइट गुड्स लेते हैं, घर पे इंटीरियर्स करवाते हैं, तो इट क्रिएट्स, बहुत अच्छा सा साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, तो दोनों तरफ काफ़ी तेज़ी आएगी। बट वो लॉन्च की टाइमिंग और अपग्रेड, ये सब मैच करनी चाहिए आपके बिजनेस परफॉर्मेंस पे। ओके, चलिए तो फिर आप गवर्नर साहब को एक बुके भिजवा रहे हैं कि नहीं आज शाम को? टोटली भिजवा रहे हैं। इन जनरल वैसे रियल एस्टेट क्योंकि काफ़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है अब ये पिछले कुछ समय से, और हम लगातार रिकॉर्ड डील्स देख रहे हैं। मुंबई में तो खास तौर से देश के सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट डील अभी हुई, एक डुप्ले अपार्टमेंट की। तो आपके नंबर्स भी उसी हिसाब से आपको लग रहा है कि शो अप होंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में? या तो जो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा,
तो मैं एक दो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि बॉम्बे में ये सबसे आपने अच्छी बात की कि सबसे बड़ा रियल एस्टेट का सेगमेंट है यहाँ पे, रियल एस्टेट मार्केट सबसे बड़ी है यहाँ पे शहरों में। लेकिन यहाँ पे जितने ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं सारे मिला के करीब 20 से 25% उनका मार्केट शेयर है बाय वॉल्यूम, और करीब 40, 45, 50% मान के चलिए 50% उनका मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू। इसका मतलब है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास बाकी 50% का वैल्यू है। तो वो काफी बड़ी चीज है। जब भी आप देखते हैं मार्केट ग्रोथ, वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि अब ब्रांड काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। लोकेशन के अलावा लोग सोचते हैं कि हम लोगों को घर मिलेगा कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये काफी देख रहे हैं मार्केट में कि ये जो शिफ्ट है वो बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, और वही चीज हमारे लोगों को ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा, और वही चाहते हैं, वही देख रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि बॉम्बे का रियल एस्टेट का जो ग्रोथ साइकिल है वो कुछ दिनों तक चलता रहे, क्योंकि सिक्लिकल मार्केट है, थोड़ा अप डाउन आएगा ही। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते तो वो थोड़ा सा जल्दी आता, अगर इंटरेस्ट रेट हेल्पफुल है तो ये ग्रोथ साइकिल थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर ऑल द डेवलपर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब बात करने के लिए हमसे। बिल्कुल एक बहुत शानदार पॉलिसी आज आरबीआई गवर्नर ने दी, और यहाँ पर रियल एस्टेट में बहुत शानदार मूव आता हुआ। आप वीरू, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब हैं, और एक स्टॉक है जिस पर मेरी नज़र जा रही है, गेस करिए। बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब है, रियल एस्टेट स्पेस से ही जुड़ा हुआ है और शानदार मोमेंटम के करीब है। रियल एस्टेट या रियल एस्टेट एंसिलरी? एंसिलरी, रियल एस्टेट एंसिलरी। पॉलीकैब या एस्ट्रल, दो में से एक होगा। हाँ, एस्ट्रल लेकर आइए एक बार ज़रा। एस्ट्रल का चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, क्योंकि ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में किस तरीके से ये मूव आया है। जो सिन्हा साहब कह रहे थे ना कि ना सिर्फ भाई आप अच्छा घर लेंगे, आप उसको फिर सजाएंगे, संवारेंगे, वो सब करेंगे, अच्छे पाइप्स लगवाएंगे, सब आई थिंक ये सब के सब जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, अच्छे वायर लगवाएंगे। आई थिंक ये पूरी की पूरी स्पेस एक सॉर्ट ऑफ री रेटिंग के लिए मुझे तैयार दिखती है यहाँ पर। तो ये मैं सोचा था थोड़ा इसका ब्रेकआउट स्पॉट करूँ, क्योंकि इसका अगर आप डेली चार्ट देखें तो आपका वो फेवरेट पैटर्न जो है फ्लैग, उसके काफ़ी करीब रही है अब इसको ब्रेक करने के। बिल्कुल, अभी आप कहते हैं कि फ्लैग है, यस, और ये ऑलमोस्ट अब अपने 27 मई के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ। तो एक अच्छी स्पॉटिंग की अपने अनुज, 1500 ऑलमोस्ट 29 पैकेट हिट करता हुआ। सोनी जी, हालांकि राजेश जी ने भी कई बार पिक किया है, बट बहुत अच्छी स्पॉटिंग अनुज की है, और ऑलमोस्ट अब ये मेरे ख्याल से 13 जनवरी के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। सोनी जी, दोपहर में आपने एक पूना वाला फिल्म कॉप दिया था, बहुत अच्छी कॉल थी। इस पर कैसे ट्रेड करें एस्ट्रल पे? आपका व्यू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, मैं डे का नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि क्लोजिंग में या फिर कल के लिए, नहीं, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव व्यू, और किसी ऑप्शन के थ्रू अगर चेज कर सकते तो बताइएगा प्लीज। वीरेंद्र जी, यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है। इनफैक्ट हमारा भी ऑफिशियल बाय रिकमेंडेशन है, कल से काफी पॉजिटिव है, 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अपने 200 डेमा को अप्रोच करने की तैयारी में है, जो कि टुवर्ड 1600 है, उसके ऊपर भी निकलता है, देन पोजिशनली आपको 1640 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। पोजिशनली यहाँ से एक अच्छा बाय रिकमेंडेशन बन रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। यहाँ पे अगर चाहें तो फ्यूचर्स पे भी बाय कर सकते हैं। 1500 स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे रखना होगा, और पोजिशनल टुवर्ड्स 1580 1640 के टारगेट्स रहेंगे। और अगर आपको यहाँ पे टुवर्ड्स ऑप्शन में भी करना है तो आप इमीडिएट एटीएम के ऑप्शन में कर सकते हैं। 1540 की कॉल ऑप्शन जो कि टुवर्ड्स 38-39 पे चल रही है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, टुवर्ड्स 65-72 के टारगेट्स रहेंगे। कि मीनवाइल 1531 पर, 1520 पर हमने बात की थी एस्ट्रल की, अब 1531 पर। ध्यान रखिए, हमने सिर्फ इसको एज फ्रॉम डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बात नहीं की, इसको इन जनरल आप एक स्पेस है जहां एक बहुत शानदार मूव आ रहा है, रियल एस्टेट उससे रिलेटेड पॉकेट है, इसके लिए इसको पिक किया है। कविता जैन भी जुड़ी है हमारे साथ, उनसे एक पिक लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। मुझे ऐसा लग रहा था माइंड रीड करके बैठे और आपने बिल्कुल कमेंट्री एस्ट्रल की स्टार्ट किया। आई वाज अबाउट टू गिव एस्ट्रल एंड इन द सेम वे आपकी पहले रियल एस्टेट की कमेंट्री चल रही थी और मैं इसे पिक करना चाह रही थी, बट एज ऑफ नाउ सिंस इस पर हम बात कर चुके हैं तो मुझे लगता है रियल एस्टेट से ही लोधा इज ऑल्सो गुड। लोधा में भी फर्दर मोमेंटम आगे बढ़ना चाहिए। 1518 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है।
एज इंट्राडे देखिए तो 1560 तक इसके मूव एक्सटेंड होना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है इसको थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप के हिसाब से लेकर जाए अंटिल 1490 के ऊपर है अपनी पोजिशनिंग की जा सकती है 1580 1600 तक के प्राइस टारगेट के लिए। सो लोधा विल बी द कॉल देन। मैक्रोटेक आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे DI पर आगे ट्रेड कर रहा है। अनुज की स्पॉटिंग वो एस्ट्रल अब 1533 हो गया। अब आई थिंक इसको वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शंस। राजेश अग्रवाल जी, आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन एस्ट्रल हर स्क्रिप्ट को आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मद्देनजर रखते हैं, आपको एक रेट कट मिला, आपको एक साथ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिला, रियल स्टेट भाग रहा है और इंटरेस्टिंगली और जिसे कहते हैं कि इसको एक आप सकारात्मक पहलू ही मानेंगे कि आपको एस्ट्रल जो कि 2400 का स्टॉक था आज करीब 1535 से मिल रहा है। क्या ये एक राइट टाइम है एक काउंटर कॉल लेने का इस स्पेस में? वीरू जी, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले शुक्रवार को तो मैं आया नहीं था, उसके पिछले शुक्रवार को मैंने एस्ट्रल ही दिया था लीजिए 4 के चौका में शायद। और अभी भी हम बहुत बुलिश हैं क्योंकि अगर आप देखो तो बावजूद इसके कि अच्छे कामकाज के कंपनी ने अच्छा खासा करेक्शन देखा अपने ऊपर के लेवल से। बेसिकली 2 डिवीजन में काम करती है, एक तो प्लम्बिंग में, एक बाथवेयर में, और दोनों ही डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। अब जबकि रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बूस्ट आने वाला है। दूसरे अगर आप देखें तो केपेक्स लगभग पूरा हो चुका है, पेंट में ये उतर रहे हैं, एडेसिव में इनने पहुंच बना रही है। 600-700 करोड़ रुपए इनके बैलेंस शीट में कैश पड़ा है जो कि आगे आने वाले दिनों में अधिग्रहण में या एक्सपेंशन में काम आएगा। और दूसरे अगर आप देखें तो 1 तारीख को पीवीसी के प्राइसेस में एक पॉजिटिव रुझान आया जो कि एस्ट्रल जैसी कंपनियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं समझता हूँ कम से कम छोटी अवधि की अगर बात की जाए तो 1600 के, और थोड़े से मध्यम अवधि की बात की जाए जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था तो 1800 के टारगेट इसमें हो सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय 1800 तक के टारगेट एस्ट्रल में। अब आगे बढ़ते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोनी जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चलेंगे मानस जी के पास FNO सुपरस्टार ट्रेड के लिए, रचना जी तैयार हैं चार्ट का चमत्कार लेकर, और राजेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ दालमिया भारत की 2140 कॉल ऑप्शन जून सीरीज में बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस 41 की तरफ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 25 का। पहला टारगेट है 60, सस्टेन करता है, उसके ऊपर दूसरा टारगेट टुवर्ड 78 82 की नजर आ सकते हैं। एक यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है दालमिया भारत और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। हमें लगता है कि यहाँ 2200 के लेवल्स पोजिशनली टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे चाहे तो 2140 के कॉल ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दालमिया भारत ये हो गई पिक सोनी जी की। मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, REC पे खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट REC ने आज फाइनली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो REC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 412 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे, 412 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 430 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 420 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। इसमें आपको 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, REC आपका एक बाय कॉल हो गया। अब चलते हैं रचना जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? या मेरी तरफ से नेस्ले इंडिया का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे। 2418 पे है ये। FNO सुपरस्टार के तौर पे इसको हम 2397 पे एसएल लगाएंगे एंड हमारा टारगेट होगा 2445 और इसमें चांसेस ऐसे हैं कि इसको मल्टीपल डेज एंड वीक्स के लिए भी कैरी कर सकते हैं एंड ऐसा भी इसमें चार्ट सेटअप है जो मल्टीपल डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स के लिए भी चल सके। ओके, नेस्ले इंडिया आज एक मूव जनरेट कर रहा है इस वक्त, वाकई आई मीन अच्छा मूव है, स्पेशली 2 बजे के बाद ये मूव काफ़ी शार्प हो गया है। अब चलते हैं राजेश जी के पास आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। राजेश जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, आज जो RBI की पॉलिसी आई और फिर अभी विपिन जी बता रहे थे, फिर सिन्हा साहब बता रहे थे कि रियल एस्टेट में बहुत मूवमेंट आने वाली है, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सेंचुरी टेक्सटाइल जो अब आदित्य बिरला रियल एस्टेट के नाम से जानी जाती है वहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपने रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दूसरी कंपनियों की बात करते हैं, इसे उतनी
जल्दी रियल एस्टेट में काउंट नहीं करते, बट अभी ये रियल एस्टेट का एक तरीके से प्योर प्ले हो गया है। सीमेंट से ये निकल गए हैं, पेपर इन्होंने आईटीसी को 3,500 करोड़ में बेच दिया है। तो अब ये पूरी पूरी रियल एस्टेट की एक तरीके से कंपनी है, और अब ये बॉम्बे में रीडेवलपमेंट मार्केट में एंटर करने की सोच रहे हैं। 14,000 करोड़ के आसपास का न्यू लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं, और इस वक्त अगर इनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन देखो तो करीब करीब 70,000 करोड़ की प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। मुंबई नियारा जो कि बिरला नियारा जो कि इनके मुंबई के एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोजेक्ट है, उसका 3rd फेज चालू होने वाला है। अब न केवल ये मुंबई में, पहले ये खाली वर्ली वाला प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, लेकिन अब न केवल मुंबई में बल्कि दूसरी जगह जैसे बैंगलोर वगैरह में, पूना में भी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनके प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, और अगर ऊपर के लेवल से देखो तो मेरे हिसाब से 2900 रुपए से टूटा हुआ ये स्टॉक है। यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। इस तिमाही के नतीजे थोड़े से दबाव में आए थे कई दूसरे कारणों से, जैसे कि जो इन्होंने बिक्री करी थी उनकी प्रोविजनिंग वगैरह को लेकर के, तो वो अलग बात है, बट फंडामेंटली हमें ये बहुत साउंड लगता है। 2800 के टारगेट इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। आपका गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ यश जुड़े हमारे साथ। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। सूत्रों के हवाले से जैसे आपने कहा, हमें पता लगा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है जो कि होगा मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने के लिए। मोटर इंश्योरेंस में 3 सेगमेंट होते हैं, मोटर थर्ड पार्टी, मोटर ओन डैमेज और मोटर पर्सनल एक्सीडेंट। मोटर थर्ड पार्टी जिसमें से कंपलसरी होता है बाय लॉ खरीदना एक गाड़ी के साथ, और उसका प्रीमियम रेगुलेटेड होता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और IRDAI एक कंसल्टेशन में बढ़ाती है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उन्होंने मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है और एक एवरेज 18% का इंक्रीज या बढ़ोतरी मांगी है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में। इनफैक्ट वन ऑफ द व्हीकल सेगमेंट जो होता है उसमें 20 से 25% का इंक्रीमेंट या इंक्रीज मांगा गया है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में। 4 साल से इंडस्ट्री वेट कर रही है, ये इंक्रीज का नहीं आया, बट इस बार संकेत है कि ये पास हो सकता है और एक इंक्रीज प्रीमियम में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोटर थर्ड पार्टी अगर देखा जाए तो पूरा जो बिजनेस करती है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उसका 20% कंट्रीब्यूट करता है। खाली मोटर का देखा जाए तो कम से कम 60% कंट्रीब्यूट करता है, और अगर एक 20% का मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में इंक्रीज गवर्नमेंट अगर देती है तो उससे इंश्योरेंस कंपनीज के, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के कंबाइंड रेशियो से में 4 से 5% की इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, वैसे इसमें लिस्टेड स्टॉक्स भी हैं, शायद जब हम बना रहे थे तो भूल गए होंगे ये डालना। ये 3 लिस्टेड स्टॉक्स हैं जिनका इम्पैक्ट आएगा। यश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राजेश जी, जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स क्या भी होगा आपका? देखिए, नेशनल इंश्योरेंस में हमें खरीदारी की सलाह रहेगी जहां हम समझते हैं कि अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे से बहुत सस्ते में, क्योंकि ऑब्वियसली PSU का वो है, इस वजह से थोड़े सस्ते वैल्यूएशन है, लेकिन कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर्स अच्छे हैं। और दूसरी अगर कहा जाए तो GIC जो कि री इंश्योरिंग क्या की बात कर रहे हैं आप? राजेश जी, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशनल लिस्टेड नहीं है अभी तक। मैं न्यू इंडिया की बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो गलती से शायद आप नेशनल बोल गए शायद। सॉरी, न्यू इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो न्यू इंडिया के अगर नंबर्स देखो तो नंबर ठीक ठाक आए थे। और दूसरी अगर बात की जाए तो GIC की बात करूंगा, जहां पर री इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत तगड़ा है, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो इस वक्त हमारे रडार में। चलिए एक और टॉपिक पे बात करते हैं। अप्रैल से FIS के ट्रेंड्स में कुछ चेंजेस आए हैं, जिनमें कुछ सेक्टर्स में बाइंग है, कुछ में सेलिंग है। मिताली से समझते हैं कौन से हैं सेक्टर्स। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो 2025 में मार्च था वो महीना जहाँ से हमें नेट बाइंग देखने को मिली थी FIS की। एक बार उस फिगर्स पे नज़र डाल देते हैं तो मार्च में 2014 करोड़ की बाइंग हुई थी, अप्रैल में थोड़ा सा फिगर बढ़ा, लेकिन मई में हमने देखा कि ओवरऑल 11,777 करोड़ की नेट बाइंग करने को मिली है FIS के थ्रू। FIS ने किन सेक्टर्स में खरीदारी करी तो प्रोमिनेंट नाम है टेलीकॉम, सर्विस सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स। यहाँ पे अच्छे नंबर्स में हमें बाइंग देखने को मिली है। किन सेक्टर्स में बिकवाली का दौर रहा तो उसकी बात करें तो IT, हेल्थ केयर, पावर सेक्टर, रियल्टी सेक्टर
ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे कुछ हाई नंबर्स में हमें एफआईएस के थ्रू सेलिंग देखने को मिली है। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो इस बार 13 मंथ का हाईएस्ट जो लगाया है वो है टेलीकॉम सेक्टर। अप्रैल 2024 के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी इन 15 दिनों में देखने को मिली है। अगर हम 1 मई टू 15 मई और 15 मई से अभी पूरे मई का जो 2 सेशंस थे उसको कंपेयर करें तो टेलीकॉम सेक्टर्स में कॉन्स्टेंटली बाइंग देखने को मिली है। सर्विसेज सेक्टर्स में भी जो बाइंग थी फर्स्ट 15 डेज से वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो ये सेक्टर्स थे यहाँ पे पहले थोड़ी सेलिंग थी, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे हेवी अमाउंट्स में एफआईएस के थ्रू बाइंग देखने को मिली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बिकवाली किन किन सेक्टर्स में हावी दिखाई दी तो यहाँ पे आईटी सेक्टर, जहाँ पिछले 15 दिनों में बाइंग थी, अब यहाँ पे प्रोमिनेंटली 2725 करोड़ की सेलिंग दिखाई दी है। इसके बाद हेल्थ केयर में कॉन्स्टेंटली बेचा जा रहा है माल। कंज्यूमर सर्विसेज में भी ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आया। ऑटो एंसिलरी में भी अब उनका रुख बदलता हुआ नजर आया। जो 1600 करोड़ की बाइंग थी अब वो 1500 करोड़ की नेट सेलिंग में नजर आई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगातार उन्हें बिकवाली का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉकिंगली फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ से वो कांस्टेंट बाइंग कर रहे थे, पहले के 15 डेज में 4728 करोड़ की बाइंग थी, इस बार पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद 700 करोड़ की बिकवाली एफआईएस के थ्रू देखने को मिली है। तो ये थे लास्ट 15 डेज का एफआईएस का सेक्टर वाइज बाइफिकेशन। बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई बंद हो रहा है। 150 पॉइंट के स्ट्रेंथ के साथ कल बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। लेकिन निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, एक शेड बेटर है निफ्टी से, लगातार बात हुई है इसकी। और अगर 56,000 के ऊपर आप बंद हो गए तो ये रुकेगा नहीं। आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए, ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। बड़ा ट्रेंड जो है मार्केट का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। 3 महीने में हम अभी भी 11% ऊपर हैं। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो डिप दिखाई भी नहीं देगी आपको। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। आज का मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा लग रहा है, मुझे सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर। मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करें, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि पोजीशन कैरी करें। कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे बात, कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। ऑटो है सेलेक्टिवली, रियल एस्टेट है सेलेक्टिवली, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी आपके पास अच्छे मौके हैं। इनमें आपको सेलेक्टिवली आपको बाय ऑन डिप्स करना है। हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं और रहने वाले हैं कुछ समय तक, तो रेट सेंसिटिव्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो बैंक्स, एनबीएफसीज, खासतौर से एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये आउट परफॉर्मेंस आगे जाते हुए भी और बढ़ेगी। निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट देखिए। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब आप इन सेक्टर्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये अब हम एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से। चलिए, तो समय पर पिछले समय से कुछ समय से क्या अप्रोच की थी चैनल पे सीएनबी से आवाज़ पे, वो आपकी स्क्रीन पे था, उसकी एक झलक। मीनवाइल अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार के मौजूदा
सेक्टर्स जो कि डोमिनेट कर रहे हैं उनसे हट के फिर एक बार कल से पहले वाली थीम में कुछ एक दो स्टॉक्स को यहाँ पे जिक्र करता हूँ। स्लाइटली अगर आप देखें, मैं अपने आपको करंट मोमेंटम से दूर जा रहा हूँ। एक बार आप लॉरस लेके आइएगा अभी, क्योंकि ये बात करते करते डे हाई पर आ गया। जरा प्लीज़ कविता जी लॉरस को देखिएगा 341, आज भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। रिकवरी इसका एक ट्रेड पैटर्न है। आप देखिए परसों 4 जून को रिकवरी, कल स्टेट अवे स्ट्रेंथ, आज फिर रिकवरी। आपका टेक मैम 641 पे क्या है इस वक्त लॉरस पे? कविता जी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। Sorry, I'm very sorry. वही है मैम। Very sorry. कोई बात नहीं। लेवल्स पर है। 656 इसका प्रीवियस पीक है। मुझे लगता है उन लेवल्स तक ये काउंटर बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो न्यू जोन ओपन होते हुए दिखेंगे। इन केस अगर किसी के ऑलरेडी पोजिशनिंग है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 634 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 650-56। एक बार आप आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, उसका सिंबल आईसीआईसीआई जीआई है लेकिन नाम आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है। ये देखिए, जब से वो स्टोरी ब्रेक किए हमने आफ्टरनून में कि वो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने वाला है, तब से ये स्टॉक रुका नहीं है। 2002 पर आ गया है। वीरू, आपका प्रीमियम बढ़ने वाला है। वैसे भी आप तो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं। आपको पता है यूएस में ना, जैसे हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत लोगों के बात पता नहीं होगी, हमारे यहाँ तो फिर भी इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे स्टैंडर्ड होते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी, मतलब एक पर्टिकुलर उसका इतना प्रीमियम है। मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा छोटा मोटा डिफर करेगी। आपको पता है यूएस में आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना होगा प्रीमियम। मेरे ड्राइविंग स्किल्स पे है ना, ड्राइविंग आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे, आपने कौन सी कलर की गाड़ी ली है इसके ऊपर, आपने एसयूवी लिए या नहीं लिए। अगर आपने एसयूवी ली है, अच्छा आप ज़्यादा पहाड़ों में जाते हैं या कहाँ जाते हैं, उसके ऊपर तो जैसे आपका प्रीमियम मेरे मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो नहीं पर एक बात ये और है, क्योंकि दुबई वगैरह में और यूएस वगैरह में वो पॉइंट्स होते हैं, है ना। अगर आपकी पॉइंट्स ठीक हैं तो अच्छी बात है। फिर अगर आपके पॉइंट्स कट रहे हैं तो आपको तो लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो वो पॉइंट्स के आधार पे भी होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल पॉइंट्स के आधार पे भी होता है। अगर आपने अच्छी ड्राइविंग मेंटेन की तो आपका प्रीमियम कम होता है। हाँ, चलान कम है तो प्रीमियम कम होगा, और अगर आपके चलान भरे पड़े हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। सही कहा आपने। आजकल लेकिन मुंबई में ना बहुत बुरा सीन है वैसे चलान का, वीरू। आजकल मुंबई में बहुत बुरा सीन है चलान का, क्योंकि आजकल ना वो अरे वो मुंबई पुलिस के पास अथॉरिटी है, वो एक बस फ़ोटो खींचते हैं। वो फ़ोटो कुछ भी हो सकती है। अब असल में क्या है, और अच्छा किसके पास टाइम है कि उसके बाद जाके उसको लोक अदालत में लड़े या वो करे, ठीक है ना। अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक चलान आ गया कि ये ड्राइविंग वो ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग। अब वो मैं हनुमान चालीसा चलाई थी, उसके साथ साथ मैं खुद भी गुनगुना रहा था। तो अब उसको आपने एज्यूम कर लिया कि आप किसी से बात कर रहे हैं, और उसमें भी कोई फ़ोटो खींच के डाल दिया। अगर मैं उसको कोर्ट में ले जाऊँ ना, कोई नहीं प्रूव कर सकता कि ये इस पर कुछ वो है, लेकिन अब वो कौन करेगा। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ना आप थोड़ा सा दिक्कत आ गई। बस तुरंत कुछ भी होता है फ़ोटो खींच के आपके यहाँ चलाना जाता है बेसिकली। हाँ, ये तो है। खैर वो तरीका यहाँ पे है अनुज, मतलब अब ट्रैफिक पुलिस। गाबा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वीरू इस पे? हाँ, गाबा जी दुखदर्द पार्टनर गाबा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं वीरू? हाँ जी, हाँ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी रिस्क, हाई रिस्क टेकर में भी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। वो तो आप बताएंगे, आप लेते हैं रिस्क। मैं तो रिस्क बहुत लेता हूँ, मेरे चालान बहुत निकलते हैं, उसके बाद प्रीमियम बढ़ जाएगा। खैर हम तो सारे एमएफ वाले हैं। हाँ, 2000 का। खैर हमने ये सेक्टर ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है। अच्छा, आज एक चीज़ आप और इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। आज एक दो इंडेक्स दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स और एक निफ्टी डिफेंस। ये दोनों इंडेक्स देखते हैं ज़रा एक बार। यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी क्लियरली हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। कैपिटल मार्केट इंडेक्स अभी भी 2% ऊपर है वैसे, लेकिन डिफेंस देखिए आप, डिफेंस डील ऊपर आया करीब 1.6% नीचे इस समय। क्या ये राजेश अग्रवाल जी माना जाए कि अभी एक बार के लिए डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सकती है, क्योंकि बड़ा मूव आ चुका था और अब तो मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है? सही कहा अनुज जी। अगर आप देखें तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से डिफेंस में जो मूवमेंट आई, तो बहुत से स्टॉक तो 90-100% बढ़ गए।
तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत शानदार बनी हुई है, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी अब फोकस और बढ़ता जाएगा डिफेंस एक्सपेंसेस की तरफ से। अब न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल सोर्स से भी इनको ऑर्डर मिलने की संभावना हो जाती है। तो इसमें कुछ एक स्टॉक्स अगर चुनना हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहले नंबर पे हमारी जो पसंद रहेगी वो बीईएल की रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, अच्छा कामकाज कर रहे हैं। दूसरा बीईएमएल की रहेगी, वहां पर अगर आप देखो तो न केवल डिफेंस बल्कि माइनिंग और मेट्रो का भी प्ले है। तीसरा कोचिन शिपयार्ड का रहेगा, जहाँ की अगर आप देखो तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है भारत में और नेवी को कैटर करता है, 22,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ ध्यान देना चाहिए और गिरावट को तो एक्यूमुलेट करना चाहिए वनिस्पत की आपकी टाइम होराइजन कम से कम 9-12 महीने की हो। मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम नेक्स्ट बजट तक ये जो डिफेंस की जो कामयाब है वो थोड़ा सी मार्केट में बनी रहेगी। कंसोलिडेशन करेक्शन आते रहेंगे बट अंडरटोन बुलिश है। ओके, कोचिन शिपयार्ड सुबह भी इसका जिक्र हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, हालांकि ओपनिंग के बाद कोलैप्स हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। निफ्टी 25,000 की डगर, 25,000 का जो हाथ है वो थामे हुए हैं। और जैसे कि मैं पिछले अपने प्रश्न के उत्तर के एवज में और ढूंढ रहा था कुछ ऐसे स्टॉक, मतलब पूछ रहा था कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि स्लाइटली आउट ऑफ फ्लेवर है। लुक एट निफ्टी आईटी, ये भी डेलो से रिकवर हुआ, बट क्या ये सिर्फ बाजार के साथ रिकवर हुआ या फिर कुछ एक्यूट स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स भी हैं? रचना जी, अभी इन्फोसिस डे हाई पर आके खड़ा हुआ, हमारे पास कोफोर्ज था बात करने के लिए, मिड सेशन में परसिस्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था। कोई आईटी में आपको स्पॉटिंग मिली है क्या? आई मीन जो अच्छा कर रहे हो, लुक एट कोफोर्ज, लुक एट परसिस्टेंट, इन्फोसिस एट डे हाई, निफ्टी आईटी इटसेल्फ एट डे हाई, आपका व्यू यहाँ पर? जी, इन्फी जो है ये कोशिश तो कर रहा है अपनी जो कुछ दिन की रेंज है उसमें से निकलने की। ये फ्रक्टिफाई और कंफर्म तब होगी जब 1570 के ऊपर आज क्लोज दे देगा अगर, और उसके साथ फिर एक नया अपस्विंग उसमें जनरेट हो सकता है। एंड जहां तक कोफोर्ज वगैरह की बात है तो इसमें 1778 के ऊपर हम खड़े हैं, जो कि अपने आप में एक अटेम्प्ट है आज के दिन का अपसाइड पे जाने का। इसमें भी अगर हम 1780-85 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगर हम उसके ऊपर सस्टेन कर ले तो यहाँ पे आने वाले दिनों में एक स्विंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे जरूर। और मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ओके, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ रुख करते हैं। आज हमारे साथ फिरोज अजीज, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मौजूद हैं। फिरोज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज इक्विटी मार्केट्स के लिए, बॉन्ड मार्केट्स के लिए, फॉरेक्स मार्केट के लिए, सबके लिए। अच्छा फिरोज, आपने सोचा था कि एक सिंगल ट्रांच में 50 बेसिस पॉइंट का कट पॉसिबल, और इसके मायने क्या है इक्विटीज़ के स्पेशली? अब आप लार्ज कैप मिड कैप आईटी या फिर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, और एक और चीज़ स्पेशली थोड़ा सा आपका ठीक रेट सेंसिटिव पे, लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट, इन तीन पे आपका एक मुख्य व्यू। फिरोज। यस वीरेंद्र साहब, जैसे आपने कहा 50 बिप्स की जो रेट कट है ये बहुत सरप्राइजिंग है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। क्या मैंने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स, ऑफ कोर्स सबने प्रोविजन किया था, 50 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अगर आप आरबीआई का बर्ताव देखते हैं 2009 से, जब आप ऑलमोस्ट 14 साइकिल्स हैं, न्यूट्रल साइकिल्स हैं, डाउन रेट रिडक्शन साइकिल्स थी, रेट इंक्रीज साइकिल्स थी, उसमें काफी स्टडी की, ऐसे स्पोरेडिक सरप्राइजेस पॉजिटिव साइड में बहुत कम ही मिले हैं आरबीआई से, एक्सेप्ट इन द कोविड पीरियड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसके साथ सीआरआर रेट को कट करना 100 बेसिस पॉइंट्स और इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना इज अनदर एडवांसमेंट। ये एडवांस कर दिया इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग को, क्योंकि इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स कोर इन्फ्लेशन थोड़ा घटा नहीं था, वो थोड़ा सा बढ़ा था, 4.33 पे पहुंच गया था, बट सीपीआई इन्फ्लेशन घट चुका था। एंड आई थिंक जो इन्फ्लेशन की उम्मीद है वो भी घटने की वजह से दे एडवांस द मॉनेटरी ईजिंग। ये बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ को वो प्रमोट कर रहे हैं। जो इस साल की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं उसको ओवर एक्सीड करने की मेरे हिसाब से उम्मीद है। 7% की जीडीपी ग्रोथ हमारी एस्टिमेट है, वो अब थोड़ी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेट कट के टाइम पे अगर एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट
डेटा को मैं एक अच्छा बैरोमीटर मानूं तो कल 84% शॉर्ट्स थी एफआईआई की, विच इज अ शॉकिंग थिंग। हम 25,000 की निफ्टी पे हैं और एफआईआई की शॉर्ट्स 84% पे हैं। हम लास्ट टाइम सितंबर में 26,000 पे थे निफ्टी पे, बट एफआईआई की लॉन्ग 85% पे थी। तो अभी भी बहुत जूस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप देख रहे हैं कि द काइंड ऑफ जुलाई का जो फ्यूचर्स का ओआई बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 49 लाख फ्यूचर्स निफ्टी के बिल्ड हो चुके हैं जुलाई में, जो नहीं होता है। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म से आई थिंक एक्विटी मार्केट्स की जो स्थिरता की जरूरत थी आफ्टर 3000 पॉइंट रैली फ्रॉम अप्रैल के लोज से 7 अप्रैल के लोज से हम ऑलमोस्ट 3,000 सवा 3,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो उसके बाद एक स्थिरता की जरूरत थी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर्मेशन टू माय माइंड, वीरेंद्र सर। ओके, अगली बार से जब मैं आपसे बात करूंगा तो नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव एज वेल। फिरोज, कितने कॉन्ट्रैक्ट एफआईस के खड़े हुए हैं शॉर्ट साइड पे, लॉन्ग साइड में, शॉर्ट लॉन्ग रेशियो आउटस्टैंडिंग वाइज। अच्छा फिरोज, मैं बात करना चाहूँगा ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है बाजार ने रियल स्टेट पर, रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस पर, HFCs, NBFCs, आपकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या होगा जिनको आप वरीयता देंगे इस बड़े रेट कट के बाद? आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा सेक्टर्स का? वीरेंद्र सर, मेरा जो रियल एस्टेट को जो रिएक्शन मिला है, पहले उसको अगर हम डिसाइफर करें 30 सेकेंड्स में, तो लास्ट 2 साल की जो रियल एस्टेट डिमांड आई है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत कम हो गई है, कंजम्पशन डिमांड बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में जो भी रियल एस्टेट की सेल हो रही है, जहां तक कि मुझे मेरी सर्वे कहती है कि ऑलमोस्ट 70-75% की जो सेल हो रही है वो इन्वेस्टर डिमांड की सेल नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत डेस्परेट है बिल्डर, बट कंज्यूमर अट्रैक्ट जरूर हो रहा है। कंज्यूमर डिमांड इज वेरी इंटरेस्ट रेट इलास्टिक। इन्वेस्टर डिमांड को इंटरेस्ट रेट से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कैश पे बैठा है, बट कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ईएमआईज में काफी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि 20-20 साल में अगर आप आधे % से ब्याज दर घटा देते हो तो ऑलमोस्ट 20 साल का लोन पहुंच जाता है 17 साल पे, या ईएमआई पे ऑलमोस्ट 15% घटौती की उम्मीद होती है। सो आई थिंक रियल एस्टेट का जो रिएक्शन है दैट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिमांड इज कंजम्पशन डिमांड फॉर द लास्ट 1.5 years, पॉइंट 1। तो मेरी रियल एस्टेट पे ऑफकोर्स बुलिश व्यू होगी। आई थिंक ऑटो का जो तकलीफ है, आई थिंक उस पे भी थोड़ी रियायत जरूर मिलेगी। सो आई वुड से आई विल नाउ विद द ट्रेड वॉर सेटलिंग, मेरे हिसाब से ऑटो वापस फ्लेवर में आएगा इस क्वार्टर, स्पेशली द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में, फाइनेंशियल सर्विसेज में वी आर बुलिश बिकॉज यील्ड कर्व अब ऑलमोस्ट वापस इंडिया की जो नॉर्मल यील्ड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग वो होने लगी है। आपकी रेपो 5.5 पे पहुंच गई है और 10 ईयर जीसेक और रेपो में ऑलमोस्ट 60-70 बिप्स का फर्क पड़ गया आज के बाद। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज में थोड़ा बेरिश हूं क्योंकि वो बहुत हाई बीटा है। इस लेवल पे मैं हाई बीटा रेकमेंड नहीं करता। बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ओके, अच्छा, बैंक्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, बट फिर सम टाइम आई मीन दिस एफआईएस सेलिंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे और देयर लॉन्ग शॉर्ट रेशो, एफआईएस की सेलिंग और उसका इक्विटी मार्केट से नदारद रहना इज जनरली मेक्स यू स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। बट टुडे आप देखिए आज HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई। और एक और बात है कि ट्रेजरी पोर्टफोलियो सरकारी बैंकों का बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रेजरी गेंस मेरे ख्याल से उनके काफ़ी अगले क्वार्टर्स में भी आएंगे। आपका झुकाव किन पर है, प्राइवेट बैंक्स पे, PSU बैंक्स पे? प्राइवेट बैंक्स पे मेरे हिसाब से ज्यादा झुकाव होगा क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन से देखते हैं उनकी मीन से वो ऑलमोस्ट 1 सिग्मा नीचे हैं आज भी। तो आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में ही मेरा ज्यादा झुकाव होगा क्योंकि उधर जो निम पे जो प्रेशर था वो काफी ईज होगा आफ्टर दीज रेट कट्स। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो इस वक्त बाजार की सबसे बड़ी थीम है, दैट्स कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आई मीन वेदर इट्स एक्सचेंजेस, PSC को देखिए आप, कमोडिटी मार्केट के एक्सचेंजेस को देखिए आप, MCX को देखिए आप, एंजल वन और पूरी की पूरी ये बास्केट, डिपॉजिटरी, AMCs, क्लाइंट्स का लौटना, ट्रेडिंग पैटर्न अब आपको क्या सजेस्ट कर रहा है अप्रैल के ऑनवर्ड्स? अब क्या ये सेगमेंट फिर डिलीवर करेगा? प्रीवियस हाइज क्रॉस हो रहे हैं, BSE ने अपना ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई क्रॉस करके नया हाई क्रिएट कर दिया। आपका इस थीम पर व्यू क्या है इस वक्त?
वीरेंद्र सर, अगर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था, अगर उसको मैं कैपिटल मार्केट इंडेक्स का अच्छा बैरोमीटर मानूं तो उसमें ऑलमोस्ट 14 से 15 स्टॉक हैं। बीएससी में 18% है, एचडीएफसी एएमसी सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है। लास्ट टाइम जब मैं आपके शो में था, आई थिंक मार्च अप्रैल में, तो मैंने डिस्क्लेमर के साथ ये भी कहा था कि भाई हम भी ARWL आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो भी इस इंडेक्स में है। बट आई थिंक ये इंडेक्स के लिए एक स्ट्रक्चरल बुल रन देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो सेविंग्स है ना, वो आज की डेट में लोअर स्ट्रेटा एसआईपी को एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट मानने लग गया है और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहा है। आप देखें 2014-15 में टोटल एसआईपी में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 18,000 करोड़ कलेक्ट हुआ था और लास्ट ईयर 2,89,000 करोड़ एसआईपी के माध्यम से 11 साल में, जब से मोदी जी ने पावर पे लिया हुआ है, 2,85,000 2.89 लाख करोड़ केम ओनली थ्रू एसआईपी। ये नंबर मेरे हिसाब से 10 साल में 10 लाख करोड़ होने वाला है। और 6 लाख करोड़ का जो डीआईआई का इनफ्लो आया है, दैट्स ऑन द बैक ऑफ इंडियन लोअर स्ट्रेटा इन्वेस्टिंग। तो मेरे हिसाब से जो भी पेरिफेरल बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ स्पेशली एसेट्स जो इंडियन हाउस होल्ड्स की हैं 950 लाख करोड़, उसकी जो फाइनेंशियलाइजेशन की जो बेनिफिट मिलने वाली है, सब ये पेरिफेरल बिजनेसेस, एएमसीज, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स, ये सब की जो टेलविंड मिलेगी, आई थिंक दैट्स अ 4-5-7 ईयर टेलविंड। उसमें बुलिश रहना चाहिए। जब से मैंने ये रेकमेंड किया है मार्च अप्रैल से ऑलमोस्ट 45-50% ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म में शायद इतना रिटर्न ना दे, बट आई थिंक स्ट्रक्चरली निफ्टी को ये आराम से 6-7% पर एनम बीट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स कंपाउंडेड। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बाजार पर राय रखी आपने। थैंक्स वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड। आते हैं क्लोज पे देखने के लिए लेवल्स को। इट्स 25,006, बैंक निफ्टी एट 56,578, ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। अनुज, अब सोमवार के लिए क्या अप्रोच रखें? अब दिल खोल के कैरी करें? बिल्कुल कैरी करना है वीरू। अब देखिए, अब नहीं डरना है। वैसे तो खैर हम 3 दिन से कैरी कर रहे हैं, लेकिन अब तो क्लोज भी बहुत शानदार मिल रहा है। 25,000 के ऑलमोस्ट आसपास या ऊपर ही क्लोज मिल रहा है। और अब बाकी का काम ना आपके एफआई के शॉर्ट्स कर देंगे। आज ही देखिएगा आप, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर नेट कॉन्ट्रैक्ट आज एक ही दिन में सीधा 1 लाख के नीचे आ जाएं। तो जो हम करीब 1,17,000 पे थे आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी, तो एग्जैक्ट 1,06,000 पे थे। एक्चुअली मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 80,000 के भी नीचे आ जाएँ तो नेट शॉर्ट पर। आज अगर 25 से 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए होंगे, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। और बैंक निफ्टी में तो मैसिव ब्रेकआउट है। जैसे मैं कह रहा था, अब आप तैयारी कर लीजिए 25,500 निफ्टी पर और 58,000 बैंक निफ्टी पर। यहाँ तक का तो व्यू आप लेके चलिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी कैरी करिए। रेट सेंसिटिव में, रियल एस्टेट, ऑटो, सब में मेरे ख्याल से अब आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी करिए। आज एक मैक्रो तेज़ी की शुरुआत है, इस चीज़ को समझ के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तो तेज़ी का पहला दिन है वीरू। नॉर्मली तेज़ी के पहले दिन के बाद 2 दिन का आपको और फॉलो थ्रू मिलता है। मुझे लग रहा है मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर आपको और फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, तो बिल्कुल कैरी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून। आज जो 2 स्टॉक्स फोकस में है और क्लियरली जो डीलिंग रूम्स का आज मूड है वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें आरईसी की, तो एनबीएफसी शेयर्स में ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। 425 से 430 तक के लक्ष्य के लिए डीलर्स यहाँ पोजिशनल खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी अगर बात करें तो लगभग 3% बढ़ा हुआ है यहाँ और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एनबीएफसी स्टॉक्स में ये एक पिक है। और रियल एस्टेट, क्लियरली इस हफ्ते रियल एस्टेट सेक्टर में 10% की आपने तेजी देखी है। इंडेक्स आज 5% चढ़ा हुआ है और यहाँ लोधा एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 1550 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये काउंटर है जो रियल एस्टेट पैक में से डीलर्स को पसंद आ रहा है। चलिए यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स, एक बार बैन अपडेट लेते हैं फटाफट, उसके बाद डीलिंग रूम चेक पर आएंगे। एक स्टॉक क्योंकि बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, वो है हिंदुस्तान कॉपर, जहाँ पर करीब 105% पोजीशन बन चुकी है। तो ये एक स्टॉक है जो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें मंडे के लिए? बिल्कुल, मेटल स्पेस में हिंडाल्को मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें फ्रेश सिग्नल शुरू हुआ है। आज ट्रेड कर रहा है 650 के आसपास हिंडाल्को, स्टॉप होगा 645 5 मिनट। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट करीब 660 670, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो हिंडाल्को पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग हिंडाल्को लॉन्ग। कविता जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए?
तो बीरेन जी, हीरो मोटोकॉर्प पर होगा BTST 8-10 दिन की गिरावट के बाद आज एक अच्छा पुल बैक दिया है और ऑन मैकडी टू एक अच्छी बाइंग सिग्नल आते हुए दिखा है। 4264 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4320, 4320, 4350 के प्राइस टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4220 का। हीरो मोटोकॉर्प, ये हो गई पिक कविता जी की। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से HDFC बैंक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 1987 पे है, 10 रुपए का SL लगाएंगे 1977 पे और टारगेट होगा 2010। ओके, HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई और आपकी स्क्रीन पे, और ये कॉल है आपकी। आप चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, BTST यहाँ पे रहेगा ट्रेंड पे, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है 200 MA के ऊपर। 5700 स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में लगा के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 5950, 6000 के दो टारगेट्स। मानस जी, आपने क्या कैरी किया मंडे मॉर्निंग? जी, तो देखिए भारत फोर्ज में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी कुछ देर पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 1284 1284 के रहेंगे और 1330 1330 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं भारत फोर्ज के फ्यूचर में। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। भारत फौज बाय कॉल 1296 पे। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, देखिए एस्ट्रल को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन मूव यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे एक टारगेट बाकी है 1580 का। 1580 1600 ये इसका टारगेट बाकी है। सो एट अ लेवल ऑफ 1532 इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। स्टॉप लॉस होगा 1510 का। चलिए, तो ये इस समय एस्ट्रल पर एक BTST ट्रेड, ध्यान रखिएगा BTST मंडे को ही आप वो करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। चलिए, अब एक बार वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेथ जान लेते हैं। वीरू, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी, निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं था। आज निफ्टी में ब्रेकआउट है, तो मार्केट ब्रेथ कैसी है? मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार है अनुज। और कहिए तो एक तस्वीर खींच रख लूँ, और मैंने जब बोल दिया कि तस्वीर खींच रख लूँ तो मेरे ख्याल से ट्विटर पे कोई ना कोई तो दे ही देगा। ये काम वो शख्स ज़रूर कर देते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 87 एडवांसेस यानी लॉन्ग, 90 में शॉर्ट कवर यानी 90 90 180 अगर आप देखें यानी 177 लॉन्ग ग्रीन और 20 20 40 और 48 रेड लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग। आते हैं आपकी स्क्रीन पे वो स्टॉक्स जो कि आज सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके गए, completely dominated by NBFCs and banks. आपकी स्क्रीन पे आएंगे, more especially mid cap banks और real estate. M&M Financials, IIFL Finance, Manappuram Finance, Muthoot Finance, DLF, तो गोल्ड फाइनेंसिंग नॉर्म्स का थोड़ा सा ईज हो रहा, वो पूरे इस फेज को एक एडवांटेज देखेगा। IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI लोम्बार्ड, ये CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर के बाद चला रिगार्डिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और शॉर्ट बिल्डअप था आज HCL में, भारत डायनामिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर और दिवीज लैब। और जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई वो था आज सोना BLW प्रिसीशन, सोलार इंडस्ट्रीज, चंबल, CG पावर, एंजल वन। तो एक बहुत एग्रेसिव स्पेस जो थे अब तक के, उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग विजिबल थी। अनुज, बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक स्टॉक और लेकर आइए, इसको हमने 3 दिन पहले स्पॉट किया था, PB फिनटेक। एक बार PB फिनटेक का चार्ट लेकर आइए। फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट और डे हाई पर बंद होने की तैयारी यहाँ पर। PB फिनटेक में करीब 1919 पर 0.25% का मूव, अच्छा शानदार मूव यहाँ पर। SBI लाइफ में भी अच्छे मूव है, काफ़ी स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब जिनमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। चलिए, अब वीक तो लंबा रहा ये, लेकिन एंड अच्छा हो रहा है। अब वीकेंड का स्ट्रेस कैसे अनवाइंड होगा, ये राजेश अग्रवाल जी बताएंगे। राजेश जी बताइए। अनुज जी, ऐसा है कि जिस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट आया है, इस बार एंटरटेनमेंट में भी ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर आप देखो तो 3-4 हफ्ते से लगातार कंसोलिडेशन चल रहा था। कोई अच्छी रिलीज ना OTT पे थी ना थिएटर्स पे थी। इस बार दोनों जगह है। थिएटर्स की बात की जाए तो हाउसफुल है। अब हाउसफुल के भी 2 वर्जन है, हाउसफुल A, हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। पहला बार ऐसा प्रयोग किया गया है भारत में, जहां 2 अलग अलग क्लाइमैक्स के साथ शूट किया गया है, तो दर्शकों में एक्साइटमेंट बनी हुई है। इसकी स्टार कास्ट की अगर बात करने बैठूंगा तो मार्केट क्लोज हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, सारे ही हैं इसमें, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ठग लाइफ एक दूसरी पिक्चर है जो रिलीज हो रही है थिएटर्स में।
जहां पर अगर आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉकटेल है। मनी रत्नम साहब, AR रहमान साहब और कमल हसन, ये तीनों की एक साथ आना इस बात को दिखा रहा है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती है। तो ये 2 फिल्में हैं जो बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं। छोटे पर्दे की बात की जाए तो वहां पर भी 3-4 मूवीज आ रही हैं। पहली तो स्टोलन है, जो अभिषेक बनर्जी की थ्रिलर है। दूसरी सनी देओल साहब और रणदीप हुड्डा की जाट की OTT में आ रही है। तीसरे भूल चूक माफ, जो कि राजकुमार राव की है, वो आ रही है। तो और चौथी अगर कहा जाए तो रजनीकांत साहब की लाल सलाम है। तो ये 4 बड़ी पिक्चरें OTT पे, 2 बड़ी पिक्चरें बड़े थिएटर पे। ये तो पिक्चरों की लाइनअप हो गई। सीरीज सिर्फ 2 है। एक छल कपट है, जो श्रेया पिलगांवकर की है, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, कुछ मर्डर वगैरह पर लेकर के। और दूसरी हर्ष बेनीवाल की लफंगे है, जो 3 बचपन के दोस्त किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उस पे है। तो इस बार एक एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास पूरा बुफे लगा हुआ है। डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। नई चीज़ है। आई मीन एक मूवी विद 2 क्लाइमेक्सेस, है ना। अच्छा अनुज, आपको मालूम है, मेरे ख्याल से ये बात सही है कि शोले वो भी दोबारा बनाई गई थी। आपको मालूम है, एक एंड मेरे ख्याल से ये कहा गया था कि जिसमें गब्बर को मार देते हैं, कहा गया था कि नहीं बहुत हिंसक दिखाया गया, तो दोबारा बनाई गई थी। राजेश जी, सही है क्या ये कल भी मैंने सास बहू पे आशीष जी के साथ चर्चा करी थी कि शोले के जमाने में मैंने नहीं देखी, वो दूसरी क्लाइमेक्स क्या होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, बट मैंने ये सुना है कि शोले में 2 क्लाइमेक्सेस बने थे। एक शायद रिलीज ना हो पाया था, जो है वही रह गया। फिर ये कल मैंने सास बहू में आशीष जी के साथ भी चर्चा करी थी कि ये शोले में जो रिलीज नहीं हो पाया वो हाउसफुल 5 में रिलीज करके मेरे ख्याल से उसी टेम्पलेट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे विदेशों में ये 2 वर्जन होते रहते हैं। एक्चुअली ऑल्टरनेट एंडिंग ना वीरो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे काफ़ी, जैसे राजेश जी ने कहा, विदेशों में तो काफ़ी होता रहा है। एक पिक्चर आई थी आंखें, अगर आपको याद हो तो, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल और अक्षय कुमार की, उसमें भी ऑल्टरनेट एंडिंग थी। उसमें जो एक सिनेमा की एंडिंग थी और जो टीवी की एंडिंग थी, उसमें 2 अलग अलग रखी गई थी। एक एंडिंग में दिखाते हैं कि वो एकदम हैप्पी एंडिंग थी और एक एंडिंग काफ़ी सैड एंडिंग थी। एक ऐसी एक फिल्म आई थी जो मतलब एक पूरी सीरीज़ काफ़ी मतलब जो एकदम वीक हार्ट के हैं वो ना देखें। हॉस्टल सीरीज़ आई थी एक, एकदम जैसे ब्रूटल हॉरर जो एकदम होता है ना, जिसमें एकदम, उसमें भी एक इंग्लिश फिल्म थी वो, उसमें भी ऑल्टरनेट एंडिंग्स थी, क्योंकि एक एंडिंग लोगों को लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ही डरावनी ना हो, तो इसके लिए तो ऐसे कई वो होते हैं, फिल्में होती हैं जिसमें ऑल्टरनेट एंडिंग होती हैं। लेकिन देखते हैं कि इस बार कैसे रहेगा ये एक्सपेरिमेंट। चलिए अनुज जी, अगर एंडिंग की बात ना की जाए तो अगर आपको ध्यान हो तो अमिताभ बच्चन साहब की अग्निपथ आई थी 2 अलग अलग साउंड ट्रैक्स में, जहां पर अमिताभ बच्चन साहब ने एक पहले दूसरी तरीके की आवाज में पूरी पिक्चर रिलीज हुई थी, और फिर उसके बाद में उनकी जो ओरिजिनल आवाज है, जो नॉर्मली जो आवाज, ओरिजिनल तो दोनों ही थी, बट जो नॉर्मली जो आवाज रहती है उसमें रिलीज हुई थी। बिल्कुल। चलिए, तो खैर काफ़ी फैसिनेटिंग रहेगा ये। अब एक काम करते हैं, आई थिंक अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर्स का टाइम बचा है क्या हमारे पास? फटाफट मिताली के पास चलते हैं। मिताली, क्विकली बताइए क्या ट्रिगर्स रहेंगे अगले हफ्ते? जी, ग्लोबल स्टैंड्स पे ही है सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। 9 जून को चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आने वाला है, साथ ही चाइना का CPI डेटा भी 9 जून को रिलीज होगा। इसके अलावा 11 जून की बात करें तो US का कोर CPI डेटा रिलीज होता नजर आएगा, साथ ही US की क्रूड इन्वेंट्री का डेटा भी रिलीज होगा। 12 जून को इंडिया की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, साथ ही US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और US का PPI इंडेक्स का डेटा भी यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। 13 जून को इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, साथ ही फॉरेक्स बैलेंस भी यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा, और साथ ही US की फेड बैलेंस शीट भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। डिविडेंड रिकॉर्ड डेट्स की इंपॉर्टेंट बात कर ले तो 9 जून को एंजल 1 की डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है, 10 जून को एशियन पेंट्स और इंडियन बैंक्स की, और 12 जून को है ICICI प्रू, 13 जून को है कैनरा बैंक, ACC और अंबुजा सीमेंट्स की डिविडेंड रिकॉर्ड डेट। तो ये है नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। चलिए, शुक्रिया आप मिताली। मीनवाइल सचिन ने एक रिकमेंडेशन भेजी है, वैसे एक मराठी फिल्म अप्रैल में 99 कह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है, इसको भी देखिएगा।
अब वॉल पर चलते हैं और ज़रा क्लोजिंग देखते हैं। निफ्टी शानदार क्लोज, 25,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं हम, 250 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी की क्लोज देखिए आप, ना सिर्फ 56,000 तो पीछे रह गया, 56,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 56,580 पर 800 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए। निफ्टी IT ये भी करीब 250 पॉइंट ऊपर यहाँ पर हम बंद होते हुए ये दिखाई देंगे आप। उसके अलावा और सेक्टर्स देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 3-4% की रैली आपको दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर, 1500 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर, तो कुल मिलाकर अच्छा रहा एडवांस डिक्लाइन। क्विकली से सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा। ये देखिए, अच्छा इसमें आप देखिए इंडिया विक्स, अभी हमने ऐड करा है इसको, 15 के नीचे अब फर्मली बंद हुआ 1475 पर। और उसके अलावा आप देखिए कैपिटल मार्केट इंडेक्स, PSU बैंक, रियल एस्टेट देखिए आज का सेक्टर ऑफ द डे 0.5% ऊपर था ये सेक्टर। और क्विकली फटाफट निफ्टी का हीट मैप आ जाएगा ये स्क्रीन पर। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील, एक्सिस, मारुति, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज। एक तरीके से आज एक बूफे लगा था वीरू, अक्रॉस द बोर्ड शानदार तेज़ी थी आज। जी हाँ, शानदार तेज़ी, दिल खुश हो गया, शुक्रवार ने कर दिया। अच्छा, वो फोटो की बात करता ना अनुज, एक जनाब है ट्विटर पे, सोमेश्वर नारायण पांडे जी, वो फ़ोटो उन्होंने हमको खींच के भेज दिया। मैंने कहा था ना कोई ना कोई उस मार्केट ब्रेथ की फ़ोटो भेज देता है। बहरहाल बेहद शानदार रहा यह हफ्ता और संघर्ष शुरू में था लेकिन अंतिम दौर तक आते आते बेहद शानदार 25,000 की दहलीज पर, और निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई पर छोड़ गया। बाकी सारे संकेत, समीकरण, फैक्टर्स टू वॉच और आगे का बाजार क्या कहता है, सोमवार को ये पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा। पहले मुनाफे की तैयारी, पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार। बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई बंद हो रहा है, 150 पॉइंट के स्ट्रेंथ के साथ कल बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। लेकिन निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, एक शेड बेटर है निफ्टी से, लगातार बात हुई है इसकी। और अगर 56,000 के ऊपर आप बंद हो गए तो ये रुकेगा नहीं। आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए, ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। बड़ा ट्रेंड जो है मार्केट का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। 3 महीने में हम अभी भी 11% ऊपर हैं। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो डिप दिखाई भी नहीं देगी आपको। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। आज का मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा लग रहा है, मुझे सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर। मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करें, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि पोजीशन कैरी करें। कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे बात कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। ऑटो है सेलेक्टिवली, रियल एस्टेट है सेलेक्टिवली, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी आपके पास अच्छे मौके हैं। इनमें आपको सेलेक्टिवली आपको बाय ऑन डिप्स करना है।
हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं और रहने वाले हैं कुछ समय तक, तो रेट सेंसिटिव्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो बैंक्स, एनबीएफसीज, खासतौर से एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये आउट परफॉर्मेंस आगे जाते हुए भी और बढ़ेगी। निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट देखिए, आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब आप इन सेक्टर्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये अब हम एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से।